वहीद परा पीडीपी का एक कैंडिडेट है, वही केस वहीद परा पे है, वही केस इंजीनियर रशीद पे है। मुझे बताइए, इंजीनियर रशीद को अंदर रखा है, वहीद परा को बाहर कर दिया। आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को नचवाइए ना, स्टेज पे लाइए। जो लीडर वहां था या जितने भी बड़े लीडर है, अपनी बेटियों को निकालो। गरीब लोगों की बच्चियों को क्यों नचवा रहे हो स्टेज पे? अपनी बहनों को नचवाओ, अपनी माओ को नचवाओ, अपनी बेटियों को नचवाओ। जो बाल्टी में हमारे आम लोग नहाते हैं, उनको पता है बाल्टी क्या है। उमर साहब टब में नहाते हैं, उनको क्या मालूम बाल्टी क्या है? उनको तो नजर ही आएगी बाल्टी डस्टबिन। उनको क्या जवाब? ये नाजायज है, ये गलत है। सियासत में ये हमारी भी माँ बहनें हैं। अगर मैं किसी पॉलिटिकल रैली में जाता हूँ, बहुत से कश्मीर में हो, कहीं भी हो, मैं उनको कहती हूँ आप गाना गाइए, आप हमारा वेलकम करिए, लेकिन ये डांस वगैरह नाचना नहीं। मैंने एक ट्वीट किया, जब मैंने एक वीडियो देखा, बहुत से लोगों ने, हमारी माँ बहनें हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीर की बहनों को, माओं को, बेटियों को, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी इज्जत की जाए। ये नहीं कि उनको कोई नेता जो हो उसने टेरर मचाया है पूरे इलाके में, आ भाई नाच। एक बच्ची को इज्जत तो दो। आप उनको नचवा रहे हैं, आप उनसे डांस करवा रहे हैं और बेशर्मी से आप जो है स्टेज पे बैठे हैं और हंस रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लान है एनसी और आरएसएस का। ये जो नाच गाना डिस्को चल रहा है ना कश्मीर की सड़कों पे, जहाँ तिलावतें होती थी, जहाँ अजानें गूंजती थी, जहाँ हर ज़ियारत में अल्लाह का जिक्र होता था, आज वहाँ नाच गाना, ये डिस्को, ये बेहया है। क्यों है? ये एक बहुत बड़ा प्लान, क्योंकि उमर अब्दुल्ला आधा कश्मीरी है, आधा अंग्रेज। ये वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लाना चाहिए। क्या आपने कभी राहुल गांधी को देखा, सोनिया गांधी को देखा, नरेंद्र मोदी को देखा या अमित शाह को देखा किसी मस्जिद में जाते, वहाँ अल्लाह अल्लाह करते, कुरान पढ़ते? ये तो हिंदुस्तान में एक ही वैरायटी है, फारूक अब्दुल्ला साहब, जो यहाँ कहते हैं निमाज पढ़ो, वहाँ जो है बुत परस्ती करते हैं दिल्ली में जाके, वहाँ राम राम करते हैं। आजाद साहब ने तो इन्वेस्टिगेट किया एक केस को, जब यहाँ बटमालू में कुछ दुकानदारों को उठा के ले गई पुलिस और फिर उनको मिलिटेंट डिक्लेयर कर दिया। आजाद साहब ने कब्रें खुदवाई, इन्वेस्टिगेट किया। आज वो परिहार जो एसएसपी है, जिसने वो फेक एनकाउंटर किया था और बेकसूर नौजवानों को मिलिटेंट डिक्लेयर किया था अपने स्टार्स के लिए, आजाद साहब ने कब्रें खुदवा के उन नौजवानों को इंसाफ दिलवाया। उन कातलों को, जिन्होंने वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उन कातलों को जो है उनको आज जेल, अभी तक वो जेल में। तो आजाद साहब ने जस्टिस की, आजाद साहब ने इंसाफ दिलाया। इनकी तरह नहीं फेक एनकाउंटर किए, आसिया और नीलोफर के कातलों को क्लीन चिट दी। अगर आजाद साहब फिर वापस दिल्ली चले गए तो यहाँ जम्मू कश्मीर तो आपने फिर वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ किन चोरों के हाथ आप जम्मू कश्मीर रखेंगे? जिन चोरों ने यहाँ घोटाले किए, क्रिकेट स्कैम किए, जेके बैंक में स्कैम किए, कत्लो गारत करवाई, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए। अगर एमपी ही बनना था आजाद साहब को तो वो राज्यसभा के द्वारा जा सकते थे, लेकिन आजाद साहब अब जम्मू कश्मीर वापस आए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम उनका साथ देगी। आपने देखा डाउनटाउन श्रीनगर, जो दिल्ली का कश्मीर का हार्ट है, श्रीनगर का हार्ट है, वहाँ कोई भी जाने की जरूरत नहीं करता। तो वहाँ कल लोगों ने आज़ाद साहब का इस्तकबाल किया, उनको मोहब्बत दिखाई और मुझे यकीन है कि असेंबली इलेक्शन जब आएंगे, लोग जो हैं सिर्फ आज़ाद साहब को वोट देंगे और उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और आप 6 महीने में देखना कि हम कैसे इनकलाब लाएंगे। कुरान में कहीं नहीं कहा कि आप दूसरे मजहब के खिलाफ बोलिए, लकुम दीनकुम वलिय दीन। कुरान कहता है कि दूसरे मजहब का एहतराम करिए, लेकिन ये नहीं कि आप बुत परस्ती करिए। ये नहीं कश्मीर में आप कहिए कि भाई ये मुल्क गलत है और फिर दिल्ली में जाइए फिर आप बोलिए कि भारत माता की जय। वहाँ आप भारत माता की जय बोलते हैं दिल्ली में, कश्मीर में कहते हैं ये मुल्क गलत है, यहाँ गलत हो रहा है। तो एक तरफ से बीजेपी को, मैंने पहले भी कहा, एक तरफ से बीजेपी की टांग पकड़ी है, दूसरी तरफ से इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी किसी ने यहाँ पैदा की, यहाँ मिलिटेंसी बढ़ी, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। अगर बंदूक उठाई यहाँ नौजवानों ने तो वो सिर्फ जो 87 की रिगिंग हुई, फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनना था, उन लोगों ने बंदूक उठाई। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज कश्मीर सेफ होता, अमन होता, इतनी कत्लो गारत नहीं होती। जितने भी लोग कश्मीर के अभी तक शहीद हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह फारूक अब्दुल्ला है। जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने, एक साल में 128 नौजवानों का कत्ल हुआ, जिसमें तुफैल मत्तू भी था। जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, 3000 लोगों की आंखें चली गई पैलेट से, 300 से ज्यादा लोग मर गए। तो इन्होंने सिर्फ कत्ल किया है कश्मीरियों का। वाकई महबूबा मुफ्ती मुसलमान है क्या? ये वाकई कश्मीरी है क्या? फारूक अब्दुल्ला वाकई मुसलमान है? उमर अब्दुल्ला मुसलमान है? ये नहीं हो सकते मुसलमान, ये नहीं हो सकते कश्मीरी। कल हम डाउनटाउन के एरिया में थे, मुझे नहीं लगता वहाँ एनसी का कोई वजूद है आज, मुझे नहीं लगता वहाँ पीडीपी का कोई वजूद है आज। वहाँ लोग जो हैं
टूट के पड़ गए आज़ाद साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया कि हम बीजेपी के साथ कल को जा भी सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। उमर अब्दुल्ला साहब हिंदुस्तान के वाहिद लीडर थे उस वक्त जब गोधरा कांड में हमारे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उस वक्त उमर अब्दुल्ला बीजेपी का साथ दे रहे थे, बीजेपी की मिनिस्ट्री में थे। उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। एक साइड से फारूक साहब ने पकड़ ली है टांग मोदी जी की, दूसरी तरफ से उमर साहब ने टांग पकड़ी है राहुल जी की। अगर राहुल जी आ गए तो हम आपके साथ, अगर मोदी जी आ गए तो हम आपके साथ। लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग तंग आ गए हैं बीजेपी की हुकूमत से। गुलाम नबी आज़ाद साहब का एजेंडा जो है वो एक ही, वो चाहते हैं कि बदलाव हो, वो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, वो चाहते हैं तरक्की हो, वो चाहते हैं रोज़गार मिले, वो चाहते हैं स्कूल बने, कॉलेज बने। तो इसलिए कई सालों से कश्मीरी आवाम को या जम्मू की आवाम को इन्होंने एटॉनमी और सेल्फ रूल के नारे दे के वोट हासिल किए, कत्लो गारत करवाई, पैलेट लाए, बुलेट्स चलाए। लोकसभा इलेक्शंस के लिए हम कश्मीर में हैं, लगातार तमाम पॉलिटिकल नेताओं से हम बातचीत करते हैं लोकसभा इलेक्शन को लेके। आर्टिकल 370 से पहले के इलेक्शन, आर्टिकल 370 के बाद के इलेक्शन, क्या बदलाव है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बदलाव दिखा आपको? आर्टिकल 370 से पहले भी आपने इलेक्शंस देखे जम्मू कश्मीर में, क्या हालात हुआ करती थी? आर्टिकल बाद के इलेक्शन जो अब लोकसभा के बहुत बड़े होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में यहाँ पर वोटिंग है, किस तरह का बदलाव को देखा? देखिए, लोग तंग आ चुके हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं। हम चाहे जम्मू सूबे में हमने कैंपेनिंग की सरूरी साहब की, और आज हम कश्मीर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, रजौरी पुंछ में हमने कैंपेनिंग की। लोग जो है, मुझे बहुत खुशी हुई कि भारी अक्सरियत से लोग सामने आए और हमारा साथ दिया, आज़ाद साहब का साथ दिया। लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग तंग आ गए हैं बीजेपी की हुकूमत से, क्योंकि यहाँ आज आप देखिए मैक्सिमम जितने ऑफिसर्स हैं बाहर से यहाँ बिठाए गए हैं। अपने लोग जो है उनको दूर रखा गया है, उनकी पोस्टिंग्स जो है खुले लाइन में डाल दिया है उनको। आज जो हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो लोकल लोगों को जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा गया है। बाहर के ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। तो उनका जो है एक रवैया अलग सा है। आम आदमी उनके पास जाता है तो उनकी मर्जी आती है, वो उनसे मिलते हैं। आपकी पार्टी किस मुद्दे को लेके ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है? क्या मुद्दा गुलाम नबी आज़ाद साहब का एजेंडा जो है वो एक ही है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो, वो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, वो चाहते हैं तरक्की हो, वो चाहते हैं रोज़गार मिले, वो चाहते हैं स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, डिस्ट्रिक्ट्स बने। यही हमने काम किया है। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, वो कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं करते, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एटॉनमी कहा, आज वो भूल गए एटॉनमी को। आज कहीं भी किसी पॉलिटिकल रैली में जिक्र ही नहीं करते हैं एटॉनमी का। महबूबा मुफ्ती साहब हों, वो जो है हमेशा सेल्फ रूल की बात करते थे। तो आज महबूबा मुफ्ती जो है खामोश है सेल्फ रूल पे। तो इसलिए कई सालों से कश्मीरी आवाम को या जम्मू की आवाम को इन्होंने एटॉनमी और सेल्फ रूल के नारे दे के वोट हासिल किए, कत्लो गारत करवाई, पैलेट लाए, बुलेट्स चलाए, निहत्ते लोगों का कत्ल किया। यहाँ एक साल में 3,000 से ज़ायद हमारे मासूम बच्चे जिनकी आंखें चली गई पैलेट से। तो यहाँ पीएसए इन्होंने लाया, एसटीएफ लाया, टास्क फोर्स लाया, टाडा लाया, पोटा लाया। पीएसए में 16,000 नौजवान कश्मीर के जो है हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में इन्होंने भेजे। आज भी कई जेलों में हमारे नौजवान हैं जिनको महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला ने पीएसए लगाया। तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने सालों हुकूमत कर रही है और पीडीपी ने इतने सालों हुकूमत की है यहाँ, तो उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, उन्होंने सिर्फ यहाँ एक्सप्लॉयटेशन की। उन्होंने यहाँ के अवाम को सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश की। सिर्फ आज़ाद साहब ने 2.5 सालों में जो है यहाँ रेवोल्यूशन लाया, इनकलाब लाया। जिस तरीके से उन्होंने काम किए, आज श्रीनगर में हज हाउस है। हमारे हाजी जो हैं आज अगर हज पे जा रहे हैं तो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हज हाउस बना है जो हिंदुस्तान में हर जगह था लेकिन कश्मीर में नहीं था, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में नहीं था। तो इसलिए ये काम आज़ाद साहब ने किए हैं। आज आप देखें, कल हम डाउनटाउन के एरिया में थे। मुझे नहीं लगता वहाँ एनसी का कोई वजूद है आज, मुझे नहीं लगता वहाँ पीडीपी का कोई वजूद है आज। वहाँ लोग जो हैं टूट के पड़ गए आज़ाद साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि आज़ाद साहब
पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि आज़ाद साहब करप्ट है। लेकिन मुझे बताइए कि एनसी ने इल्ज़ाम ये लगाया, जब उन्होंने कैंपेन की, मुझे याद है कि किश्तवाड़ डोडा में उन्होंने ये कहा कि या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट दीजिए या तो आप सीधा बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। जो बीच में कैंडिडेट है वो सिर्फ एजेंट है, वोट को डिवाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ आप पे तंज कस रहे हैं। मसूद साहब जब आर्टिकल 370 हट गया, उसके 4 दिन पहले ना गुलाम नबी आज़ाद साहब ना कोई और लीडर जम्मू कश्मीर का नरेंद्र मोदी जी से मिलने गया, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के। हमने अभी तक नहीं कहा है या ना कहेंगे कि हम बीजेपी का साथ देंगे या हमारी पार्टी के दरवाजे जो है बीजेपी के लिए खुले हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया कि हम बीजेपी के साथ कल को जा भी सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। अब ये बात ऐसी हो गई कि एक चोर जब चोरी करता है तो वो अपने पापों को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाता है कि इसने चोरी की, इसने चोरी की, इसने चोरी की, लेकिन असली चोर वो होता है। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला साहब हैं, ये अपने आप को कहते हैं मैं दूध का दुल्हा हूं, मेरे पे कोई इल्जाम नहीं है। तो बाकी सब हद तो तब हो गई जब उन्होंने इल्जाम महबूबा मुफ्ती तक भी लगाया कि ये भी बीजेपी की एजेंट है। अगर महबूबा मुफ्ती, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उनको सवाल कर रहा हूं, अगर महबूबा मुफ्ती बीजेपी की एजेंट थी, अगर सजाद लोन साहब बीजेपी के एजेंट थे, जब 370 हट गया आपने गुफ्कार अलायंस बनाया, तो सजाद लोन और महबूबा मुफ्ती को क्यों अपने गुफ्कार अलायंस में शामिल किया? तब वो ठीक थे। जब एनसी ने उनको धोखा दिया, आपकी मर्जी के मुताबिक वो नहीं चले, तो अब वो बीजेपी के एजेंट हुए। तो इसलिए हम उनको ही कहते हैं कि वो सबसे बड़े एजेंट है बीजेपी के, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब हिंदुस्तान के वाहिद लीडर थे उस वक्त जब गोधरा कांड में हमारे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और जिंदा जलाया गया। उस वक्त उमर अब्दुल्ला बीजेपी का साथ दे रहे थे, बीजेपी की मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। और आज भी फारूक साहब कहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूं। तो इनका इंटरनल अलायंस है। अब जब इंडिया अलायंस है, कांग्रेस का 370 पे कोई स्टैंड ही नहीं है। जब आजाद साहब कांग्रेस में थे तब हमने 370 की बात की। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे कांग्रेस के बड़े लीडरों ने रोका, बोला आप क्यों सुबह शाम सिर्फ 370 करते हो, आप क्यों मुसलमानों की बात करते हो, आप क्यों कश्मीरियों की बात करते हो, आप क्यों बार बार जम्मू कश्मीर की बात करते हो। आज आप मुझे बताइए, आज़ाद साहब जब कांग्रेस में थे तब 370 की बात होती थी, आज कोई 370 की बात नहीं करता। तो इंडिया अलायंस क्या है, 370 पे कांग्रेस की क्या पोजीशन है? तो उमर अब्दुल्ला साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि किस इंडिया अलायंस को पकड़ के रखा है आपने? अरविंद केजरीवाल 370 को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस 370 को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है कि हम 370 को रिस्टोर करेंगे। तो क्या सपोर्ट आप ले रहे हैं उनसे? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। एक साइड से फारूक साहब ने पकड़ ली है टांग मोदी जी की, दूसरी तरफ से उमर साहब ने टांग पकड़ी है राहुल जी की। अगर राहुल जी आ गए तो हम आपके साथ, अगर मोदी जी आ गए तो हम आपके साथ। लोग आपने किसकी टांग? हम आजाद हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं, आजाद साहब अपने दम पे सरकार बनाएंगे। आज देखिए, आज डाउनटाउन इलाका जो कल को अगर आपने किसी से अलायंस की तो भाजपा से अलायंस की? नहीं, हम नहीं। देखिए, हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उनके साथ। अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे? हम देखिए उन ताकतों के साथ नहीं करेंगे जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के हकूक छीने। बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा, आज भी कहा। अब यही बात एनसी वालों से पूछिए, वो खामोश रहेंगे। अगर हमारा अलायंस बीजेपी के साथ होना था, वो हो गया होता। रजौरी में जो है क्लियर कर दिया उन्होंने कि हम अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम आज़ाद लड़ रहे हैं। एनसी वाले बीजेपी के साथ, पीडीपी वाले बीजेपी के साथ, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। आज़ाद साहब तो कभी नहीं रहे। आज़ाद साहब ने कांग्रेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि आज कांग्रेस की स्ट्रेटजी आपने अनंतनाग जो सीट है रजौरी, आज़ाद साहब का डिसीजन था, वो विड्रॉ क्यों किया? देखिए, उसमें 2-3 वजह हैं। क्योंकि पहले हमें लोगों ने कहा कि आज़ाद साहब को लड़ना चाहिए, लेकिन जब हम चिनाब वैली गए, जब हम कश्मीर गए, हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि साहब, अगर आज़ाद साहब फिर वापस दिल्ली चले गए तो यहाँ जम्मू कश्मीर तो आपने फिर वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ किन चोरों के हाथ आप
जम्मू कश्मीर रखेंगे, जिन चोरों ने यहाँ घोटाले किए, क्रिकेट स्कैम किए, जेके बैंक में स्कैम किए, कत्लो गारत करवाई, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए, तो लोगों ने कहा कि नहीं आज़ाद साहब, आपको हम ताउन देंगे, आप असेंबली इलेक्शन लड़िए, हम चाहते हैं कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने। और फिर हमने भी आज़ाद साहब को सजेस्ट किया कि अगर हमें एमपी ही बनना था, आपको अगर एमपी ही बनना था, तो हमें राज्यसभा में बहुत ऑफर आए थे, हमें ममता बनर्जी ने ऑफ़र दिया, हमें केजरीवाल साहब ने ऑफ़र दिया, आज़ाद साहब को कई तंजीमों ने रिटायरमेंट के बाद ऑफ़र दिया, ऑन रिकॉर्ड भी है। लेकिन अगर एमपी ही बनना था आज़ाद साहब को तो वो राज्यसभा के द्वारा जा सकते थे। लेकिन आज़ाद साहब अब जम्मू कश्मीर वापस आए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम उनका साथ देगी। आपने देखा डाउनटाउन श्रीनगर, जो दिल्ली का कश्मीर का हार्ट है, श्रीनगर का हार्ट है, वहाँ कोई भी जाने की जरूरत नहीं करता। तो वहाँ कल लोगों ने आज़ाद साहब का इस्तकबाल किया, उनको मोहब्बत दिखाई, और मुझे यकीन है कि असेंबली इलेक्शन जब आएंगे, लोग जो हैं सिर्फ आज़ाद साहब को वोट देंगे और उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और आप 6 महीने में देखना कि हम कैसे इनकलाब लाएंगे। फारूक साहब का एक बयान आया था, बड़ा धार्मिक बयान था। उन्होंने कहा था कि जो भी लोग या जो भी पॉलिटिकल नेता बीजेपी से हाथ मिलाते हैं, वो उनको एक बार सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और किस तरह का जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, ये जो बीजेपी सरकार कर रही है। देखिए, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बुज़ुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जिस इस्लाम को हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम के साथ भी निज़ामी जुड़ा है, मैंने भी उम्रा किया है, इस्लाम की इल्म बहुत रखता हूँ। कुरान में कहीं नहीं कहा कि आप दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ बोलिए, लकुम दीनकुम वलिय दीन। कुरान कहता है कि दूसरे मज़हब का एहतराम करिए, लेकिन ये नहीं कि आप बुत परस्ती करिए, ये नहीं कश्मीर में आप कहिए कि भाई ये मुल्क गलत है, और फिर दिल्ली में जाइए फिर आप बोलिए कि भारत माता की जय। वहाँ आप भारत माता की जय बोलते हैं दिल्ली में, कश्मीर में कहते हैं ये मुल्क गलत है, यहाँ गलत हो रहा है। तो एक तरफ से बीजेपी को, मैंने पहले भी कहा, एक तरफ से बीजेपी की टांग पकड़ी है, दूसरी तरफ से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। आज 2024 है, 1990 नहीं है। आज आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज लोग पत्थर नहीं उठाएंगे। लोगों को समझ आ चुकी है कि अगर यहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी किसी ने यहाँ पैदा की, यहाँ मिलिटेंसी बढ़ी, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। गिलानी साहब अगर सेपरेटिस्ट बने, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की रिगिंग की वजह से जो उन्होंने इलेक्शन में की। यासीन मलिक अगर उन्होंने JKLF बनाई, अगर बंदूक उठाई यहाँ नौजवानों ने, तो वो सिर्फ जो 87 की रिगिंग हुई, फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनना था, उन लोगों ने बंदूक उठाई। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज कश्मीर सेफ होता, अमन होता, इतनी कत्लो गारत नहीं होती। जितने भी लोग कश्मीर के अभी तक हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने ही उन लोगों का कत्ल किया है। आपके सामने रिकॉर्ड है, जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने, एक साल में 128 नौजवानों का कत्ल हुआ, जिसमें तुफैल मत्तू भी था। जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, 3000 लोगों की आंखें चली गई पैलेट से, 300 से ज़्यादा लोग मर गए। तो इन्होंने सिर्फ कत्ल किया है कश्मीरियों का। जब मैं नेशनल लेवल पे डिबेट करता हूं, दिल्ली में मैंने पॉलिटिक्स की, अब जम्मू कश्मीर में एक्टिव हूं, मेरे को वहां के लोग कहते थे कि वाकई महबूबा मुफ्ती मुसलमान है, क्या ये वाकई कश्मीरी है, क्या फारूक अब्दुल्ला वाकई मुसलमान है, उमर अब्दुल्ला मुसलमान है? ये नहीं हो सकते मुसलमान, ये नहीं हो सकते कश्मीरी। ये तो यहाँ के लोकल लोगों का किस तरीके से कत्लो गारत कर रहे हैं, ये लोकल लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लोकल लोगों को मार रहे हैं, लोगों को जलील कर रहे हैं। आप भूल गए वो महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट कि आपके आर्मी के हम टॉफी लेने जा रहे थे, आपकी आर्मी के हम दूध लाने जा रहे थे। तो राजनाथ सिंह के साथ बैठे कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था? आज़ाद साहब कर रहे थे। आज़ाद साहब ने पैलेट लाया यहाँ, आज़ाद साहब ने बुलेट लाया क्या? आज़ाद साहब ने तो इन्वेस्टिगेट किया एक केस को, जब यहाँ बटमालू में कुछ दुकानदारों को उठा के ले गई पुलिस और फिर उनको मिलिटेंट डिक्लेयर कर दिया। आज़ाद साहब ने कब्रें खुदवाई, इन्वेस्टिगेट किया। आज वो परिहार जो SSP है, जिसने वो फेक एनकाउंटर किया था और बेकसूर नौजवानों को मिलिटेंट डिक्लेयर किया था अपने स्टार्स के लिए, आज़ाद साहब ने कब्रें खुदवा के उन नौजवानों को इंसाफ दिलवाया। उन कातलों को, जिन्होंने वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उन कातलों को जो है उनको आज जेल, अभी तक वो जेल में है। तो आज़ाद साहब ने जस्टिस किया, आज़ाद साहब ने इंसाफ दिलाया। इनकी तरह नहीं फेक एनकाउंटर किए, आसिया और नीलोफर के कातलों को क्लीन चिट दी। तो इसलिए लोग आप मुझे बताइए कि जिस तरह से रूमर्स है, स्पेकुलेशंस है कि जो PAGD को तोड़ा गया, वो जो दिल्ली का प्रेशर था,
नेताओं पे, इसलिए पीएचडी के लोगों को अलग अलग किया गया। किस तरह देखते हैं, क्या किस हद तक? पीएचडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई। मैं दावे से कह सकता हूं, आज मैं दावे से कहता हूं, मैं दिल्ली में कई सालों में रहा हूं, मैंने पॉलिटिक्स की है। जब दविंदर सिंह राणा साहब ने बयान दिया, वो कोई छोटा आदमी नहीं है, वो उमर अब्दुल्ला साहब का एडवाइजर रहा है और जम्मू प्रोविंस के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर रहे हैं। दविंदर सिंह राणा ने चैलेंज किया उमर अब्दुल्ला को कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आपको मोबाइल में आपकी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, पूरा चैट दिखाऊंगा, जब आप मुझे मैसेजों पे मैसेज करते थे, फोन पे फोन करते थे कि दिल्ली चलो, हमें बीजेपी के साथ अलायंस करना है। अभी तक उमर अब्दुल्ला ने उसको ये नहीं कहा कि ये गलत बोल रहा है। दविंदर सिंह राणा ने कहा कि 370 हट गया, उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि हम अलायंस करें। फर्क कहां है वो मैं आपको आज बोलूंगा, क्योंकि न्यूज इनसाइडर को मिलियंस लोग देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान देखता है। मैं आपको यह बताऊंगा कि बीजेपी आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करने को तैयार है, कल ही अलायंस करें। मुझे बताइए कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है आज वहां बारामूला में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां उनका कैंडिडेट जो है रहुल्ला साहब है। अब मुझे बताइए, रविंदर रैना साहब ने आपने इंटरव्यू किया तो क्या कहा? उन्होंने आज़ाद साहब को कहा कि वो आज़ाद साहब मेरे दोस्त हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उमर साहब मेरे दोस्त हैं। तो ये सेटिंग कहीं ना कहीं है। आप एक तंजीम को नहीं, बीजेपी देख रही है कि कौन सी पार्टी इनमें से मजबूत होगी, तो वो कल को उनके साथ हाथ मिलाएंगे। तो आप मुझे बताइए, वहीद परा पीडीपी का एक कैंडिडेट है, वही केस वहीद परा पे है, वही केस इंजीनियर रशीद पे है। मुझे बताइए, इंजीनियर रशीद को अंदर रखा है, वहीद परा को बाहर कर दिया। तो ये क्या गेम है? ये क्या सेटिंग हुई है? ये क्या डील हुई है? और बीजेपी के नेता जो बुखारी साहब हैं, वो बयान देते हैं कि इस बार हमें पीडीपी को सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी का नेता है ना, बहुत बड़े पहाड़ी लीडर हैं। तो अगर इंजीनियर रशीद पे वो इल्जामात हैं, वही इल्जामात वहीद परा पे हैं, तो वहीद परा कैसे बेबाकी से आज रेफरेंडम की बात कर रहा है? आपका मानना अब रेफरेंडम की बात जो है गिलानी साहब ने भी की, रेफरेंडम की बात जो है यासीन मलिक ने की। यासीन मलिक जेल में है और वहीद परा जो है वोट मांग रहा है। कोई कार्रवाई भी नहीं, कोई केस भी नहीं उसके खिलाफ, कोई एफआईआर नहीं किया। रेफरेंडम क्या है कि आप आजादी की बात कर रहे हो। तो इंजीनियर रशीद ने अगर ये बात की थी या नहीं की थी, इंजीनियर रशीद क्यों अंदर है, वहीद परा क्यों बाहर है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी नेता ने यहाँ पे जीतना है, दिल्ली से हाथ मिलाना जरूरी है। ये मिले हुए हैं ना, हाथ कहां मिलाना है? हाथ तो मिला हुआ है, सिर्फ दिल्ली इशारा करेगी। मैं दावे से कहूंगा, महबूबा मुफ्ती को किसने यहां से सरकार से हटाया? बीजेपी ने हटाया ना। क्या महबूबा मुफ्ती खुद उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ की? जब बीजेपी को लगा कि पीडीपी की वजह से हमें पूरे देश में थोड़ा सा इलेक्शन में फर्क पड़ेगा, लोग महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स को या जो उनका है तरीका, जो वो करती हैं ड्रामा, उससे जो है उनको फर्क पड़ रहा था लोकसभा इलेक्शन में, पिछले 2019 के लोकसभा। तो इसीलिए बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ की। मुझे एक बहुत करीबी जो महबूबा मुफ्ती के थे, आज उनके साथ नहीं है, उन्होंने कहा कि लिटरली महबूबा मुफ्ती ने रोया जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस ली। अगर वो खुश होती कि नहीं मैं जो है बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी, उस वक्त बीजेपी ने सपोर्ट उनको लात मार के फेंक दिया बाहर। अगर महबूबा मुफ्ती चाहती, आज भी बीजेपी की तलवे चाट रही होती, आज भी उनको शाल पहना रही, आज भी वो मुरली मनोहर जोशी को गले मिलती। तो बीजेपी को जब लगा कि इसकी वजह से हमें वहां खतरा होगा, वहां डैमेज हो रहा है, तो उन्होंने, अब कल मैं दावे से कहूंगा, अगर बीजेपी ने इशारा दिया इनको, कल महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, घोड़े पे चढ़ के नागपुर जाएंगे और बीजेपी की गोद में। आप मुझे बताइए कि पहले भी आप सुर्खियों में थे, जब आप कांग्रेस में थे तब आप काफ़ी सुर्खियों में रहे, मोदी जी ने आपका नाम लिया। अब आप जब जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, आज भी आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, आप आज भी सुर्खियों में हो। एनसी की बात की जाए, आगा रहुल्ला को हेड टू हेड आप काउंटर कर रहे हैं, ऐसा क्या है? ऐसा क्यों? देखिए, हम रहुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को आप फारूक साहब कहते थे, आज भी हम कहते हैं। पहले आप कहते थे कि फारूक साहब
की अच्छी सोच है, हो सकता है, क्योंकि अभी कहीं इंटरव्यू लिए मैंने, आपने कई बार उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको एंडोर्स किया है। आज अब सुर्खियों में यहाँ पे है, लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, सलमान नदा भी यहाँ सुर्खियों पे थे, हैं, जब कांग्रेस के टाइम पे आप दिल्ली में सुर्खियों पे थे। देखिए, आपने रहुल्ला साहब की बात की, मैं रहुल्ला साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, हमारे भाई हैं, सियासत अपनी जगह है। उनके वालिद साहब जो आगा साहब थे, वो पहले हमारी तंजीम में थे, जिस तंजीम में हम भी थे, तो हमारा रिलेशन बहुत पुराना था। मैंने एक ट्वीट किया, जब मैंने एक वीडियो देखा, बहुत से लोगों ने, हमारी माँ बहनें हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीर की बहनों को, माँओं को, बेटियों को, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी इज्जत की जाए। ये नहीं कि उनको कोई नेता जो हो उसने टेरर मचाया है पूरे इलाके में, आ भाई नाच। एक बच्ची को इज्जत तो दो। आप उनको नचवा रहे हैं, आप उनसे डांस करवा रहे हैं और बेशर्मी से आप जो है स्टेज पे बैठे हैं और हंस रहे हैं। हमारी बच्चियां जो है उनको आप प्रोटेक्ट करिए। आप इन नेताओं को, मैं कह रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को, आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को नचवाइए ना, स्टेज पे लाइए। जो लीडर वहां था या जितने भी बड़े लीडर हैं, अपनी बेटियों को निकालो। गरीब लोगों की बच्चियों को क्यों नचवा रहे हो स्टेज पे? अपनी बहनों को नचवाओ, अपनी माओं को नचवाओ, अपनी बेटियों को नचवाओ। आप उतरो मैदान में। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को बोलना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को नचवाओ। क्यों मासूम बच्चों को, क्यों बेटियों को जो गरीब लोगों की हैं उनको नचवा रहे हो और तालियां बजा रहे हो? अपनी बेटियों को नचवाओ। लेकिन ये खाली एनसी का नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टियों के फंक्शन हम में नहीं, उन जिर्गों में डांस हुई। नहीं, क्या ये गलत तमाम है, को ये नाजायज है, ये गलत है। सियासत में ये हमारी भी माँ बहनें हैं। अगर मैं किसी पॉलिटिकल रैली में जाता हूं, बहुत से कश्मीर में हो, कहीं भी हो, मैं उनको कहते हूं आप गाना गाइए, आप हमारा वेलकम करिए, लेकिन ये डांस वगैरह नाचना नहीं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है, इस्लाम में जायज़ नहीं है। आपको पर्दा करना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे हुक्मरान हैं, जो कौम के हुक्मरान हैं, उनको तो पर्दा करना चाहिए औरतों का, उनको तो पर्दा करना चाहिए बेटियों का। एक तो इन्होंने पैलेट चला के हमारी बच्चियों की आंखें अंधी कर दी, अब उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप नाचो, आप गाओ। तो इसलिए मैं इनको कहना चाहता हूं कि हमारी कश्मीरियत, ये भी एक आरएसएस का प्लान है। एनसी और आरएसएस मिल के कश्मीर के कल्चर को तबाह कर रही है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर उमर अब्दुल्ला साहब है, ये मैं कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा प्लान है एनसी और आरएसएस का। ये जो नाच गाना डिस्को चल रहा है ना कश्मीर की सड़कों पे, जहां तिलावतें होती थी, जहां अजानें गूंजती थी, जहां हर ज़ियारत में अल्लाह का जिक्र होता था, आज वहां नाच गाना, ये डिस्को, ये बेहयाई क्यों है? ये एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला आधा कश्मीरी है, आधा अंग्रेज है। ये वेस्टर्न कल्चर को यहां लाना चाहते हैं, ये उस कल्चर को यहां लाना चाहते हैं ताकि जो हमारी कश्मीरियत है, जो हमारा इस्लाम है, उसको किस तरीके से कश्मीर में बदनाम किया जाए। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये कल्चर हमारा जो है। देखिए, आप अफगानिस्तान जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप किसी भी मुल्क में जाइए, वहां मैंने कभी नहीं देखा पॉलिटिकल रैलीज में गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करे कोई। ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो। हां, मैं मानता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को, वो अपने रिश्तेदारों को भी स्टेज पे लाए और उनको भी नचवाए। क्यों गरीब इंसान की बेटी को नचवा रहे हैं? अपने बच्चों को नचवाइए ना वहां। अब मुझे बताइए कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सिंबल पे भी एक जोक क्रैक किया, क्योंकि आपकी बाल्टी सिंबल है, उन्होंने कंपेयर किया डस्टबिन के साथ। उमर साहब ने कहा कि बाल्टी और डस्टबिन। अब मैंने पहले कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब टूरिस्ट हैं, वो अंग्रेज हैं, वो कश्मीरी तो है ही नहीं। लेकिन अब वो टब में नहाते हैं, आप ही की एक जो बाल्टी में हमारे आम लोग नहाते हैं उनको पता है बाल्टी क्या है। उमर साहब टब में नहाते हैं, उनको क्या मालूम बाल्टी क्या है? उनको तो नजर ही आएगी बाल्टी, डस्टबिन, उनको क्या जवाब देना। आप ही के एक जो स्पोक्स पर्सन ने चैलेंज किया था उमर साहब को 2 वर्ड कश्मीरी में बताएं, उसके बाद उमर साहब ने कम से कम 2-3 स्पीचें कश्मीरी में। अब वो एक वर्ड मैं कहता हूं 10 मिनट वो कंटिन्यू कश्मीरी अगर बोले
तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आए मेरे सामने कश्मीरी बोले, मैं मानता हूँ। ये नहीं है, देखिए आप सबको मालूम है उमर साहब बाहर पड़े हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और उनका लाइफस्टाइल बहुत रॉयल है, रॉयल जिंदगी वो जी रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस मनाने के लिए वो लंदन जाते हैं, तस्वीरें सामने हैं, गुलमर्ग जाते हैं, स्कीइंग करते हैं, तस्वीरें सामने हैं। अगर उनको कश्मीर की आवाम का दर्द होता, आज फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमानों पे, मैंने कभी नहीं देखा कि फ़लस्तीन का लीडर जो है क्रिसमस मनाने के लिए कोई लंदन गया हो या गुलमर्ग में स्कीइंग की हो किसी लीडर ने। तो आज़ाद साहब तो कभी नहीं गए, आज़ाद साहब तो ये काम नहीं करते। शादियों में डिस्को करना, नाचना गाना, एक तरफ से कहते हैं हम जुल्म में हैं, हमारे लोग जुल्म में हैं, हम लोग जो हैं सप्रेस किया है भाजपा हुकूमत में, ये किया है बीजेपी ने, इतना किया है, उतना किया, ऐसा किया, वैसा किया। फिर दिल्ली जाते हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, राम 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 राम। ये क्या है भाई? इधर अल्लाह वहाँ राम, ये नहीं। मैंने कहीं नहीं देखा हिंदुस्तान में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी छोटा हूँ, फारूक साहब की उम्र का नहीं हूँ, लेकिन इस दौर में फारूक साहब अलायंस में है कांग्रेस के साथ। क्या आपने कभी राहुल गांधी को देखा, सोनिया गांधी को देखा, नरेंद्र मोदी को देखा या अमित शाह को देखा किसी मस्जिद में जाते, वहाँ अल्लाह अल्लाह करते, कुरान पढ़ते? ये तो हिंदुस्तान में एक ही वैरायटी है, फारूक अब्दुल्ला साहब, जो यहाँ कहते हैं नमाज पढ़ो, वहाँ जो है बुत परस्ती करते हैं दिल्ली में जाके, वहाँ राम राम करते हैं। हम भी एहतराम करते हैं, राम का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम है, हमारे इस्लाम ने हमें कलमा दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरे कायनात का मालिक अल्लाह है, जिसको हम मानते हैं। तो इसलिए मैं फारूक साहब को यही हिदायत करूँगा, हिदायत तो नहीं कर सकता, लेकिन गुजारिश करूँगा कि आप इतना जलील मत करिए अब कौम को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।